आप बाद में कर लेना. Let's begin. Okay guys, enough. An alpha particle and a beta particle are both traveling along the same path at a speed of this. Okay, so हमारे पास एक अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल है. 90 डिग्रीज के एंगल में एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारे पास एंटर हो रहा है. बट बी केयरफुल, द रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर्स. इसका मतलब है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है. फर्स्ट फिंगर शुड पॉइंट इनटू द पेपर. ओके, फिर हमारे पास कहता है देन दे एंटर अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म फील्ड्स एज शोन इन फिगर 5.1. ओके, द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मल to the path of the particle as into and is into the plane of the paper. We can say that. Show that for a particle of mass m and a charge q traveling at speed v normal to the magnetic field of flux density b, the radius r of its path in the field is given by this. ये हमें प्रूफ करना है. तो एक चीज तो फैक्ट है कि देयर इज ओनली वन फील्ड विच इज द मैग्नेटिक फील्ड है. हमें ये भी पता है, मैंने आपको थ्योरी में भी कराया था कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर मेरे पास एक मूविंग चार्ज पार्टिकल होगा तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी. एंड दैट मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी. अगर ऐसा है तो सर्कुलर मोशन होगी. सही है. तो क्या हम लोग इधर लिख सकते हैं? तो देखो, एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, एफ force magnetic must be equal to force resultant, which itself is equal to Fc, which is the centripetal force. लिख सकते हैं. अब यहां तक भी पहुंच गए. हमने एक चीज की थी कि जो फोर्स मैग्नेटिक ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल था वो किसके बराबर था? बी क्यू वी के बराबर था. मैंने कराया था आपको. तो ये हो जाएगा बी क्यू वी. वी स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी ओवर हेयर, ये हमने किया था. साइन 90 तो वो 1 हो गया. दिस इज इक्वल टू, हमारे पास यहां पे ओमेगा वगैरह कुछ भी नहीं है, तो एम वी स्क्वायर ओवर आर लगा सकते हैं. इधर यहां तक पहुंच सकते हैं. अगर हम लोग यहां तक पहुंच गए तो क्या हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके आर को सब्जेक्ट बना सकते हैं? अगर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास पता है कि एक वी कट जाएगा और ये मेरे पास हो जाएगा R is equal to mv over bq हो जाएगा. ये प्रूव हो गया. So R is the radius over here, B is the magnetic flux density, V is the velocity, B is the whatever, मैंने बता दिया आपको सब चीजें. Q is the charge. ठीक है. अब जरा सुन लो, the radius is critically dependent on the mass and the charge. आप देख सकते हो इसमें है, इनका रिलेशनशिप चल रहा है इधर. लेकिन देखते हैं कि आगे क्या बोलता है. यहां तक तो पहुंच गए. ये हमने एक जनरल इक्वेशन इसकी डिराइव कर ली. प्लीज डू दिस डेरिवेशन बिकॉज दिस वाज आस्क्ड इन द पेपर एज वेल. सही है. ये बात याद रखना कि सुन लो, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो मूविंग चार्ज पैराबोलिक पाथ लेता, और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो इधर हमारे पास पैराबोलिक पाथ नहीं होगा, सर्कुलर पाथ होगा. इस वजह से मैंने ये यूज किया, एफ सी यूज किया. इज दैट क्लियर? ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, आगे चले. लेट्स मूव फॉरवर्ड. हमारे पास फिर मुझे कहता है योर टारगेट इज टू कैलकुलेट द रेट. मैं इसमें फॉर्मूला लिख लेता हूं. आर इज इक्वल टू एम वी ओवर बी क्यू. एम वी ओवर बी क्यू. यहां तक भी पहुंच गए. मुझे एक रेशो निकालना है, रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ द अल्फा पार्टिकल कंपेयर्ड विद द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ द बीटा पार्टिकल. अच्छा, अब इसके अंदर जाहिर सी बात है, मैं चार्जेस का हिसाब तो मैं ई करके ले लूंगा, लेकिन मासेस के लिए मुझे एटॉमिक मास यूनिट यूज करना पड़ेगा. मुझे पता है एएस लेवल से आपको पता होना चाहिए कि अल्फा का जो हमारे पास मास था वो 4u के बराबर था. ऐसा ही था. मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन तो हम लोग डायरेक्टली टेबल से देख सकते हैं. मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इनफैक्ट मेरे पास यहाँ पे मैंने वैल्यूज लिख ली हैं. वो आ रहा है 9.1 इंटू 10⁻⁻31. 9.1 इंटू 10⁻⁻31 और 4u का मतलब होगा 4 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास यूनिट होता है 1.66. 1.66 इंटू 10⁻⁻27 कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? ये वाला स्टेप समझ में आया या नहीं आया? इसमें कोई शक? आई डोंट थिंक सो. यहां तक तो पहुंच गए. सही है. अब मैं काम करूंगा, हमारे पास सेम फील्ड है, स्पीड भी सबकी सेम चल रही है, तो हम लोग पहले सिंप्लीफिकेशन कर लें, ज़्यादा बेटर रहेगा. तो मेरे पास हो जाएगा
इसी को ही मैं बराबर इधर कर रहा हूं। मुझे पता है कि मेरे पास मास ऑफ अल्फा होगा, स्पीड तो दोनों की सेम एंटर हुए थे, सेम स्पीड में एंटर होते, सवाल में मेंशन था। मेरे पास बी भी एग्जैक्टली सेम है, चार्ज में वेरिएशन है, मेरे पास चार्ज ऑफ अल्फा होगा, और फिर मेरे पास नीचे आ जाएगा, मैं इसको इधर ही लिख लूँ, डिवाइडेड बाय, ऐसे करके लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय मास ऑफ बीटा मल्टीप्लाइड बाय वी डिवाइडेड बाय बी और चार्ज ऑफ बीटा पार्टिकल। यहां तक हम लोग ऐसे कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब मैं एक चीज और नोटिस कर रहा हूं कि क्या मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, m ऑफ अल्फा v ओवर b q ऑफ अल्फा मल्टीप्लाइड बाय b q b बीटा ओवर मास ऑफ बीटा मल्टीप्लाइड बाय v। अब मैं पहले कुछ कैंसिल आउट कर रहा हूं, b कैंसिल आउट, v कैंसिल आउट, b कैंसिल आउट, v कैंसिल आउट। यहां तक हमने कैंसिलिंग कर ली, सही है। अब इसके बाद जो है फाइनली मैं अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। सबसे पहले जो मास ऑफ अल्फा आएगा वो ऊपर लिखा हुआ है, मैंने नजर आ रहा है, उसको डाल लेते हैं इधर। ये आ जाएगा मेरे पास 4 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27। यहां तक भी आ गए। चार्ज ऑफ बीटा जो आएगा वो हमें पता है वो कितना होता है, वो हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। फिर ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय हमारे पास चार्ज ऑफ अल्फा 2 टाइम्स दिस चार्ज। बल्कि मैं एक काम, मैं इसको सिंप्लीफाई भी कर सकता था लेकिन मैंने छोड़ दो, नहीं किया। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यहां तक भी पहुंच गए। और मेरे पास जो मास ऑफ बीटा है वो हमारे पास यहां पे गिवन है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, सही है। रेस्ट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, आपको पता है कि बीटा पार्टिकल इज ओनली एन इलेक्ट्रॉन, इट्स अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9.1 इंटू 10⁻31, सही है। अब आप एक काम करो यार, इसका रेशियो निकाल दो, मुझे बता दो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 3600, सही है। दिस इज द रेशियो दैट वी आर गेटिंग। प्लीज कंफर्म कि आप लोगों का भी यही आ रहा है। यहां तक तो हो गया, ओके। सो दिस वाज डन, हमने इजीली किया, हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन की है। अगर आपकी मैथ्स बहुत वीक है तो यार आप 2 दफा ये लगाओगे और दोनों को डिवाइड करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? सिंप्लीफिकेशन से बेट, अगर आपको मैथ्स मुश्किल लगती है तो आप सिंप्लीफिकेशन नहीं करो, आप डायरेक्ट प्रोसीड करो, सही है। अब हमारे पास फाइनली आता है the magnetic field has a flux density of 1.2 milliteslas. Okay, your target is to calculate the radius of the path of the alpha particle. बहुत आसान है। हमारे पास जो है फॉर्मूला क्या गिवन था, R is equal to, क्या था हमारे पास, R is equal to mv over bq, mv over bq कर सकते हैं। अब मुझे निकालना है, इसका रेडियस निकालना है, तो रेडियस शुड बी इक्वल टू, हमारे पास इसका मास कितना है अल्फा पार्टिकल का, वो हमारे पास है 4 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 है। फिर मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी हमारे पास शुरू में ही गिवन थी, वो हमारे पास गिवन है 1.5 इंटू 10⁻6, ऐसा ही है, यस। सो दिस शुड बी इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय, मेरे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो हमारे पास आ रही है 1.2 मिली टेस्लास। सो 1.2 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल विच इज 2 टाइम्स द फंडामेंटल चार्ज, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। निकालो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, रेडियस मीटर्स में ही आएगा डायरेक्ट, 25.9। प्लीज कंफर्म करो कि यही आ रही है वैल्यू, सही है, ठीक है। अब इसके बाद मुझे बोलता है कि यार मुझे बीटा पार्टिकल का भी निकाल दो। आप चाहो तो दोबारा फुल कैलकुलेशन करो या रेशो का इस्तेमाल करके भी जा सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं चाह रहा हूं कि फुल कैलकुलेशन ही कर लो, इजी भी होगा और ज़्यादा कंफ्यूजन भी नहीं होगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसका चार्ज कितना था, मास कितना था, 9.11 इंटू 10⁻⁻31 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय
हमारे पास ये थी 1.2 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय, इस बार जो चार्ज आएगा वो सिंगल चार्ज आएगा। आप चाहते तो रेशो भी यूज कर सकते थे, ठीक है। ये कितना आ रहा है, इसका रेडियस कितना आ रहा है, इसका रेडियस छोटा आना चाहिए। 7.1 10⁻³ सही है। इज दैट क्लियर? दोबारा एक दफा चेक कर लो। मैंने पूरी कैलकुलेशन की, मैंने रेशियो यूज नहीं किया। आपकी मर्जी, आप चाहो तो रेशियो के थ्रू भी जा सकते हो, सही है। कोई मसला था इसमें? नहीं, ठीक है। अब जरा सुनो, लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है। अब मुझे बोलता है द मैग्नेटिक फील्ड एक्सटेंड्स ओवर अ रीजन हैविंग अ क्रॉस सेक्शन ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। बी केयरफुल, 1 सेंटीमीटर का इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। बोथ पार्टिकल्स इमर्ज फ्रॉम द रीजन ऑफ द फील्ड, ओके। On figure 5.1, mark with the letter A the position where the emergent alpha particle may be detected. अब सबसे पहली बात ये है कि जो अल्फा पार्टिकल का जो हमारे पास रेडियस आ रहा है वो बहुत बड़ा है। कैन यू सी दैट? यानी इसका मतलब है कि सेंटर बहुत बड़ा है, तो इसका मतलब है माइनर सी डेविएशन होगी। कैन यू सी दैट? और मेरे पास इसकी जो होगी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास सेंटीमीटर से छोटा है। बल्कि इनफैक्ट आप एक काम करो, इसको जरा सेंटीमीटर में तो कन्वर्ट करो, कितना होता है ये। जीरो पॉइंट 0.71, ठीक है। ये हमारे पास एक आ गई, और एक का तो पता है नॉन एग्जिस्टेंट है, ठीक है। ये मेरे पास इसका रेडियस आया, और इसका रेडियस जो है मेरे पास जो है वो जाहिर बात है ये बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, 2590 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ तो पहुँच गए, ठीक है। अब हमें इस डायग्राम में जाना है और इधर हमें प्लॉटिंग करनी है। अब सबसे पहली चीज़ है कि हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं कि हमारे पास मूवमेंट किस तरफ होगी। पहले अल्फा की कर लेते हैं। अगर अल्फा के लिए करोगे तो आपकी मिडिल फिंगर जो है वो राइट साइड पे होनी चाहिए। मैं इसके ऊपर लगाऊंगा इस तरीके से, इनटू द फील्ड है मेरे पास अल्फा इस तरह, तो अल्फा ऊपर की तरफ घूमेगा। लेकिन हमें पता है कि भाई इसका रेडियस ही इतना बड़ा आ रहा है, तो ऑलमोस्ट डेविएशन जो होगी बहुत ही कम होगी, सही है। तो इवन अगर मैं एक अंदाजे से भी करूंगा तो मेरे पास सिंपल एज दैट, ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहां पर कहीं पे मैं बिल्कुल छोटा सा थोड़ा सा मैंने इसको डेविएशन किए, ये मेरे पास अल्फा पार्टिकल का पाथ हो जाएगा। बहुत कम मैंने पाथ दिखाया है, दिस इज फॉर द अल्फा। और बीटा का हमारे पास 0.71 आ रहा है। अगर 0.71 आ रहा है तो वो तो बहुत ही शार्प इसमें कर्व आएगा। इज दैट क्लियर? कैन यू सी दैट? ये हमारे पास बीटा का पाथ हो जाएगा। समझ आया ये बात? इज दैट क्लियर? प्लीज टेल मी ये बात क्लियर है? या आप देख लो कितना दिमाग मांग रहा है आपसे। सिर्फ ये ही नहीं है कि ऊपर और नीचे, यू ऑल्सो हैव टू डू सम मेंटल थिंकिंग ओवर हियर, सही है। इनफैक्ट अगर रियलिस्टिकली देखा जाए, आपका वो रेडियस इतना बड़ा है कि ये तो सीधा ही जाना चाहिए। ये भी मैंने इस पर कर्म किया है, जो थोड़ा सा घुमा दिया है, वैसे ये भी जरूरत नहीं थी। समझ गए? ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अच्छा, ये वाला मैं पहले आपको क्लैरिफाई कर लूं, ट्रांसफॉर्मर्स आर नो लॉन्गर पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ठीक है। लेकिन थ्योरी इज स्टिल वैलिड। थ्योरी इन द सेंस के यार ये किस तरीके से काम करता है वो वैलिड है, लेकिन जो इसके अंदर कैलकुलेशन आती थी, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी, वो नहीं आएगा। सिलेबस में पहले होता था, अब नहीं है। ये क्वेश्चन मुझे बहुत प्यारा लगा है। इज दैट क्लियर? सो मैं इसको करवाना चाहूंगा आपको। देखते हैं। मुझे ये क्वेश्चन कह रहा है, एन आइडियल आयरन कोर ट्रांसफॉर्मर इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 6.1। ओके, हमारे पास है। मुझे कहता है द सप्लाई टू द प्राइमरी कॉइल मस्ट बी ऑल्टरनेटिंग, नॉट डायरेक्ट करंट। एक्सप्लेन व्हाई। भाई
हमें याद करो, ओ लेवल से याद करो, ट्रांसफॉर्मर्स ओनली वर्क विथ एसी, क्योंकि हमें डायरेक्टली चेंज इन फ्लक्स लिंकेज चाहिए होता है. वी नीड अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, एंड हमारे पास ऑल्टरनेटिंग में ही हमारे पास चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आ सकती है. इज दैट क्लियर? तो मैं इसका आंसर लिख रहा हूं, वही आप कॉपी भी कर लो. आप चाहो तो एक क्वेश्चन लिख लो, इधर कोई मसला नहीं है. ओ लेवल्स में आपने एक चीज पढ़ी थी, हमने ये पढ़ा था कि यहां पर अगर मेरे पास कॉन्स्टेंटली चेंजिंग करंट होगा तो इसका मतलब है कि जो इधर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसकी पोलैरिटी भी बार बार रैपिडली चेंज हो रही होगी. ऐसे ही होगा. अगर रैपिडली चेंज हो रही होगी तो इसका मतलब है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी. ओ लेवल्स में हमने यही सीखा था. सही है. लेकिन हमें सीधी सी बात है, इसने सवाल में बोला है कि व्हाई इट शुड बी ऑल्टरनेटिंग करंट एंड नॉट डायरेक्ट करंट. हमारे पास मेजर इक्वेशन ये है, EMF is dependent on the rate of change of magnetic flux. We don't need a constant flux. If the flux is constant तो EMF हमारे पास जीरो आएगा. समझ गए? और ये जो EMF जो हमारे पास आ रहा होगा, ये जो कांस्टेंट फ्लक्स आना चाहिए, ये जो मेरे पास चेंजिंग फ्लक्स आना चाहिए, वो इस पे आना चाहिए हमारे पास. समझ गए? ये मेरे पास मैंने लिख लिया है, आप इसको चाहो तो कॉपी कर लो. देखो इसने मैंने इस पे लिखा भी है, मैं इसको एक्सप्लेन भी कर लेता हूं. नंबर 1, हमारे पास है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज नीडेड इन द कोर. वी डेफिनेटली नीड दैट. डीसी करंट विल प्रोड्यूस अ कांस्टेंट फ्लक्स. अगर कांस्टेंट फ्लक्स आएगा तो इसमें चेंज नहीं आएगा, इसमें चेंज नहीं आएगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा. इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप. अब मुझे कहता है फॉर कांस्टेंट इनपुट पावर the output current must decrease if the output voltage increase. ये प्योर ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहा है, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि हमारे पास जो होता है, जो पावर होता है, पावर इज डिपेंडेंट ऑन IV. अब इधर से आपको पास क्या है, मैथमेटिकली पावर इज कांस्टेंट विच नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड ऑन द अदर साइड. तो मेरे पास क्या कह रहे हैं, द आउटपुट करंट मस्ट डिक्रीज इफ द वोल्टेज if the output voltage increases. भाई जाहिर सी बात है, फॉर कांस्टेंट पावर अगर मैंने इसको गिराया है तो ये ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा मेरे पास. सही है? ऑल्दो दिस क्वेश्चन इज नो लॉन्गर नीडेड. ठीक है? समझ गए? नेक्स्ट स्टेप. ठीक है? नेक्स्ट स्टेप. इधर देखो, मुझे कहता है फिगर शोज वेरिएशन विद टाइम ऑफ द करंट IP इन द प्राइमरी कॉइल. ओके, ऑल्टरनेटिंग करंट है हमारे पास, नजर आ रहा है, साफ साफ नजर आ रहा है. देयर इज नो करंट इन द सेकेंडरी कॉइल. ठीक है, अभी तक हमारे पास कोई करंट नहीं हो इसमें. ठीक है, मे बी उसके साथ वोल्ट मीटर लगाओ तो कोई करंट नहीं होगा. ठीक है, यहां तक तो पहुंच गए. मुझे अब ये बोलता है, इस सवाल में बोलता है कि यार मुझे बताओ कि जो फ्लक्स है ना, फायर रिप्रेजेंट्स फ्लक्स, इसमें क्या चेंजेस आ रहे होंगे. अब जाहिर सी बात है, वो हमारे साथ करंट के साथ ही चल रहा होता है फ्लक्स. तो इसका मतलब ये है कि भाई हमारे पास, जरा सुनो, फ्लक्स इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल, क्योंकि उसके अंदर जो हमारे पास होता है, देखो इधर देखो, phi इज इक्वल टू BA होता है, यहां तक होता है. और हमें पता है कि जो हमारे पास जो होता है टेक्निकली, B इज डिपेंडेंट ऑन द करंट इटसेल्फ. ऐसा ही होता है. तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, इधर देखो, तो हमारे पास जरा इधर देखो, जो हमारे पास ये phi है, ये भी तो करंट पे ही डिपेंड करेगा. अगर मेरे पास करंट जीरो होगा तो हमारे पास फ्लक्स भी जीरो होगा. अगर हमारे पास करंट बढ़ेगा तभी तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी मेरे पास. तो क्या मैं एक काम कर सकता हूं, लुकिंग एट दिस, आई मीन इन्फरिंग फ्रॉम द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव, हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जो इसका भी जो ग्राफ बनेगा वो एग्जैक्टली इसी का ही रेप्लिका होना चाहिए. वैल्यूज डजंट मैटर.
ये वाला भी इस तरीके से जाएगा और ये वाला भी इधर तक आएगा, और फिर let's just extend this over here and this is going to be it, right? ऐसे ही चल रहा होगा. What do you think? Does it make sense? I think it does. Is that clear? अब जरा सुनो. Now the problem will arise. अब जरा सुनो. अब मैं आपको इधर चैलेंज देता हूं, यहां से यहां तक पहुंच गए, ठीक है? ये मेरे पास जो फ्लक्स आ रहा है, ये चेंज इन फ्लक्स आ रहा है मेरे पास, डेफिनेटली आ रहा है. क्या मुझे इसका ईएमएफ का ग्राफ बना के दे सकते हो कि वो कैसे बनेगा इधर? आपके पास मैं इक्वेशन भी लिख देता हूं. E इज इक्वल टू, सिंपल एज दैट, मैं इसको कर लेता हूं चेंज इन फाई ओवर चेंज इन टाइम कर लेते हैं. एन को छोड़ दो और यहां पे माइनस साइन भी आएगा. जी मेरे प्यारे बच्चे, मैं एक काम करता हूं, मैं आपको बताता हूं. पहले मैं एक दफ़ा इस ग्राफ को जो है मैं अच्छे तरीके से बनाना चाह रहा हूं, ठीक है? लेट मी जस्ट रीड्रॉ दिस ग्राफ. अब एक चीज़ रियलाइज़ करो, मुझे जाना है ईएमएफ पे, ऐसे ही है, ठीक है ना? सबसे पहली चीज़ है कि ईएमएफ इज क्रिटिकली डिपेंडेंट ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. इनफैक्ट अगर मैं देखूं तो टेक्निकली इसका ग्रेडियंट ही मुझे दे रहा होगा, ईएमएफ यही दे रहा होगा. अब सबसे पहली चीज़ है कि मेरे पास जो इधर ग्रेडियंट आएगा वो सबसे ज़्यादा आएगा, मैक्सिमम ग्रेडियंट होगा. यानी इतना पता है कि ईएमएफ शुरू में मैक्सिमम होगा, उसके बाद इधर जब हम लोग पहुंचेंगे तो ग्रेडियंट जीरो होगा, ऐसे ही होगा. लेकिन हमारे पास माइनस साइन लगा हुआ है, बी केयरफुल. तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव मैक्सिमम होगी शुरू में, और इधर मेरे पास वैल्यू जो होगी पॉजिटिव मैक्सिमम होगी. इज दैट क्लियर? तो क्या मैं इसका ग्राफ अगर मैं इधर ही बनाता हूं, ताकि इसी के सामने हम लोग बना लेते हैं. लेट्स जस्ट गो फॉर द ग्राफ. यहाँ पे हमारे पास T है और यहाँ पे हमारे पास E चल रहा है. सही है, सही है. यहाँ पे हमारे पास अब ये नया ग्राफ मैं प्लॉट कर रहा हूँ. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यहाँ पर मेरे पास जो ग्रेडियंट है वो मैक्सिमम ग्रेडियंट है. मैक्सिमम ग्रेडियंट है तो ईएमएफ भी मैक्सिमम होना चाहिए. लेकिन एक चीज़ है कि माइनस साइन भी तो लगा होता है इस फॉर्मूला के अंदर, होता है. तो इसका मतलब है कि नेगेटिव मैक्सिमम होगा हमारे पास शुरू में. तो क्या हम लोग एक पॉइंट इधर मार्क कर सकते हैं? एक पॉइंट मैं इधर मार्क कर लेता हूं. अग्रीड. एक पॉइंट इधर हो गया. उसके बाद इस पर मेरे पास जो ग्रेडियंट आ रहा था वो जीरो आ रहा था. ग्रेडियंट जीरो था तो ईएमएफ भी जीरो होगा. तो एक पॉइंट मैं इधर मार्क कर लेता हूं. फिर हमारे पास जो है नेगेटिव मैक्सिमम ग्रेडियंट आ रहा है. अगर नेगेटिव मैक्सिमम आ रहा है तो इसका मतलब है मेरे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वो. तो ये वाला इधर आ जाएगा मेरे पास एक पॉइंट, और फिर हमारे पास साइकिल रिपीट होती जाएगी. सही है? व्हाट डू यू थिंक? यहां तक पहुंच गए? यानी अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा E अगेंस्ट T का, तो वो ग्राफ मेरे पास इस तरीके से जा रहा होगा. What do you think? Please study this graph. ये इक्वेशन आपके सामने दोबारा लिख लेता हूं कि E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी. बाद में मल्टीप्लाइड बाय n है तो हम लोग कर लेंगे. सही है? इज दिस क्लियर? प्लीज टेल मी, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम एट ऑल. सही है? अब मेरा एक सवाल है इसी पे, इन दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस है? 90 का. स्ट्रेट अवे 90 का फेज डिफरेंस है, 90 डिग्रीज का फेज डिफरेंस है. ये बात समझ में आ रही है कि बेसिकली हुआ क्या है कि ये जो ऊपर वाला ग्राफ है ये हमने सिर्फ 90 डिग्रीज राइट साइड पे कर दिया है.
कैन यू सी दैट ओवर हियर? सो हमारे पास जो इसमें फेज डिफरेंस आ रहा है, फेज डिफरेंस इज 90 डिग्रीज। अब मजे की बात जरा सुनो, लिसन, एट द एंड ऑफ द डे यहां से लेकर यहां तक हमारे पास फेज डिफरेंस आया, सही है? तो अगर मैं सिंपल ट्रांसफार्मर पे भी चला जाऊं, ट्रांसफार्मर का आउटपुट भी एसी होता है, इनपुट भी एसी होता है, लेकिन अब इससे हमारे पास एक चीज की कंफर्मेशन हो चुकी है कि हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो हमेशा 90 आउट ऑफ फेज आएगा ट्रांसफार्मर के अंदर। समझ गए? इज दैट क्लियर? लोग गलती से इसको 180 डिग्रीज रखते हैं, लेकिन 180 डिग्रीज नहीं होता है, ये हमेशा 90 डिग्रीज आउट ऑफ फेज होता है। इज दैट क्लियर? आप चाहो तो एक नोट लिख लो, द ट्रांसफार्मर आउटपुट इज ऑलवेज 90 डिग्रीज आउट ऑफ फेज विद द इनपुट। लिखना चाहो तो लिख लो, वैसे ट्रांसफार्मर है नहीं हमारे सिलेबस में, ठीक है? लेकिन ये सिर्फ ग्राफ की वजह से मैंने एक क्वेश्चन को हैंडल किया है। मुझे ये कहता है, टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स PQ and XY are held a constant distance apart as shown in figure 6.1। दो तारे हैं, दोनों में करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, इनके बीच में क्या होगा? लाजमी अट्रैक्शन होगी। मुझे ये बोलता है द कंडक्टर्स ईच कैरी द सेम मैग्नीट्यूड करंट इन द सेम डायरेक्शन। ओके, दोनों में सेम करंट है। अ प्लान व्यू फ्रॉम अबव द कंडक्टर्स इज सीन बिलो। ये हमारे पास नजर आ रहा है, प्लान व्यू है, यानी ऊपर से आप देख रहे हो इसको, सही है? डॉट का मतलब ये है कि करंट आउट ऑफ द पेज होगा, राइट? मुझे बोलता है ऑन फिगर 6.2 ड्रॉ एरोज वन इन ईच केस टू शो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट Q ड्यू टू द करंट इन XY। जो इधर मेरे पास करंट है उसका इधर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? तो इसके अंदर अभी आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज नहीं करोगे, देयर इज नो यूज ऑफ दैट। आप एक काम करोगे, सबसे पहली चीज है वाई में हमारे पास क्या है? मेरे पास इसमें करंट आउट द पेज निकल रहा है। आप इसमें राइट हैंड ग्रिप रूल लगाकर फील्ड डायरेक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हो। हमें पता है कि सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होगी, ऐसे ही होगी, अग्रीड, ऐसे होगी। और मुझे ये भी पता है कि एक बड़ी फील्ड जो होगी इसकी इधर से ऐसे पास होती हुई जा रही होगी, यूं जा रही होगी, हाँ या ना? यूं जा रही होगी। तो अब सबसे पहली चीज है, यूजिंग द राइट हैंड ग्रिप रूल, फील्ड घूमती हुई जा रही होगी, किस तरह? एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि एट द एंड ऑफ द डे इधर मेरे पास एरो इस तरफ है तो इधर भी एरो इस तरफ होगा। यहां तक बात समझ में आई? अब मैं एक काम कर सकता हूं, मैंने निकाल लिया सब कुछ, इसको हटा देते हैं अभी और इधर आ जाओ। द मैग्नेटिक फील्ड एट Q ड्यू टू द करंट इन XY, इधर जो मेरे पास मैग्नेटिक एक एरो शो करना है ना मुझे, एरो को मैं इस तरफ कर सकता हूं। इज दैट क्लियर? लेबल दिस एरो B कर दिया मैंने, समझ गए? इज दैट क्लियर? यहां तो बात समझ में आई? देखो मेरे पास यहां पे ऐसे बनेगी और मुझे पता है कि इधर भी इसी की फील्ड में Y की फील्ड बना रहा हूं, तो वो ऐसे जा रही होगी, ऐसे ही कुछ होगी, ठीक है? रफली मैंने बता दिया। अब अगर मैंने इस पर राइट हैंड ग्रिप रूल लगाया तो मेरे पास इधर फील्ड ऐसे जा रही होगी, यही होगी। मैंने आपके सामने करके दिखाया है, सही है? तो मैं एक काम कर सकता हूं, इस सबको हटा सकता हूं और मैं सिंपल एक एरो नीचे की तरफ बना के इसको B लेबल कर सकता हूं। इज दैट क्लियर? समझ गए? नेक्स्ट स्टेप, द फोर्स एट Q एज अ रिजल्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट इन वायर्स XY। फोर्स किस तरफ होगी? अट्रैक्शन होगी। तो इसका मतलब है कि जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी। इसको लेबल क्या करना है हमें? F। अब मेरा एक सवाल है, Y पे फोर्स किस तरफ होगी? उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। इज दैट क्लियर? लेकिन एरोस का जो साइज होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि अभी इसने मुझे कहा था
कि इन दोनों वायर्स में करंट एग्जैक्टली सेम है, बट इवन अगर इनमें करंट डिफरेंट भी होता, द फोर्स एक्सपीरियंस ऑन बोथ द वायर्स वुड स्टिल बी द सेम. दिस इज बिकॉज ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ. ठीक है, इज दैट क्लियर? If there are two parallel wires carrying different currents, the force on both the wires will exactly be the same and opposite, regardless of the current. Because क्यों? ये न्यूटन्स थर्ड लॉ के कॉन्सिक्वेंस है. आप अपने पास एक नोट बना लो. Let's move forward. फिर मुझे कहता है, बी पार्ट में कहता है, खुद ही कह रहा है, स्टेट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. क्या लिखेंगे इसमें? मैं लिख लेता हूं. ये मैंने लिख लिया है. सबको पता है कि अगर एक बॉडी है, इफ इट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन बॉडी बी विल एक्सर्ट द सेम फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑन बॉडी ए. तो इसका मतलब है कि अगर एक तार ने फोर्स लगाई दूसरी तार पर, तो दूसरी तार फोर्स लगाएगी पहली वाली तार पर एग्जैक्टली इक्वल एंड ऑपोजिट. सही है? फिर मुझे ये कहता है, यूज दिस लॉ एंड योर आंसर इन A2 टू स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन वायर एक्स वाई. हमें क्या करना है? हमें तो सिर्फ स्टेट करना है डायरेक्शन. तो हमारे पास डायरेक्शन किस तरफ आ रही थी? वो हमारे पास है, क्या मुझे बोला इसने? यूज दिस लॉ एंड योर आंसर इन A2 टू स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्स वाई पे किस तरफ आएगी? लेफ्ट साइड पर. तो मैं इसमें लिख सकता हूं टूवर्ड्स लेफ्ट. सही है? इज दैट क्लियर? ये भी हो गया. अच्छा, अब ये थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है. इधर देखो, ये सोचने वाला सवाल है. द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B एट अ डिस्टेंस D फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट I इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन. ओके, हमारे पास एक तो ये मेजर फैक्टर लगा है जो वैल्यू को बहुत छोटा कर देगा. यहां तक भी पहुंच गए. यूज दिस एक्सप्रेशन टू एक्सप्लेन वाई अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस wires carrying alternating currents are not seen to vibrate. Make reasonable estimates of the magnitudes of the quantities involved. अब एक काम करते हैं. सबसे पहली चीज़ है, मेरे पास है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी डिस्टेंस D फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर. सही है? मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले B मैं इसमें रीजनेबल एस्टिमेट्स लगा रहा हूँ. इधर देखो, I की वैल्यू कितना रखें एक तार के अंदर करंट? 2 एम्पियर बहुत कम हो जाएगा. 10 एम्पियर कर लेते हैं. चलो 10 एम्पियर रीजनेबल है. डिस्टेंस D बिटवीन द वायर्स कितना रखें? 2 मेरे पास अगर वायर्स हैं, कितना करीब कर सकते हैं? 1 मीटर का फासला रख ले. सही है? 1 मीटर कर लेते हैं. सही है? यहां तक भी पहुंच गए. 2 वायर्स हैं, पोल पे जाके इमेजिन कर लो कितना डिस्टेंस होगा. ओके, सबसे पहले तो हम लोग B की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो B हो जाएगा 2.0 इंटू 10⁻⁻7 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय D कितना है? 1. निकालो ये कितना आ रहा है. ये हो जाएगा B इज इक्वल टू 2.0 इंटू 10⁻⁻6. यहाँ तक पहुँच गए. और ये हमारे पास टेक्निकली टेस्ला में आ रहा होगा. यहाँ तक भी पहुँच गए. अब मुझे फोर्स निकालनी है. सही है? सो सपोज करो फोर्स निकालना है तो हम लोग BIL लगा सकते हैं. तो मेरे पास B की वैल्यू आ रही है 2.0 इंटू 10⁻⁻6 और मेरे पास जो करंट है वो 10 एम्पियर्स था. लेकिन लेंथ ऑफ द वायर सपोज करो 50 मीटर तक ले लेते हैं या 100 मीटर्स ले लेते हैं. 100 कर लो. लेट द LB वैल्यू बी 100 मीटर्स. सही है? 100 मीटर बहुत ज़्यादा है लेकिन ठीक है, चला लेते हैं. ज़रा इसकी वैल्यू तो निकालो कितनी आ रही है फोर्स. हाँ, 2 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन. अब ज़रा सुनो, जाहिर सी बात है, दिस फोर्स इज इनसिग्निफिकेंट कंपेयर टू द एक्चुअल वेट ऑफ द केबल इटसेल्फ. 100 मीटर की वायर होगी, उसके तो वेट बहुत ज़्यादा होगा यार. समझ गए? मैं इधर लिख सकता हूँ, this magnetic force
What do you think? Does it make sense? It does. A proton is moving with a constant velocity v. Okay. It enters a uniform magnetic field that is normal to the initial direction of the proton as shown in figure 8.1. Okay. Field is into the paper. सही है. A uniform electric field is applied in the same region as the magnetic field so that the proton passes undeviated through the field. सबसे पहला एक काम कर लेते हैं. Looking at this part, मुझे अभी बताओ, with this magnetic field into the page, where is the proton actually moving? किस तरफ? हमारे पास ये अपवर्ड जा रहा होगा. अग्रीड. मुझे पता है कि जो प्रोटॉन का जो एक्चुअल पाथ होगा वो अपवर्ड होगा, यहां तक होगा. अगर मुझे इसको सीधा करना है तो ऊपर कौन सा चार्ज लगाऊंगा मैं? इस प्रोटॉन को मुझे अगर नीचे धक्का देना है ताकि सीधा हो जाए तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से लगाऊंगा मैं. व्हाट डू यू थिंक? तभी तो मेरे पास ये प्रोटॉन नीचे जाएगा. प्लीज टेल मी, ये बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है ना? Because originally the magnetic field was actually trying to move the proton upwards. In order to push the proton back into a straight line, I need to apply a field in a way कि मेरे पास ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव हो जाए, नीचे वाली प्लेट नेगेटिव हो जाए, ताकि ऊपर जा ही नहीं पाए. ये बात समझ में आई? प्लीज टेल मी. दिमाग बहुत लगाना पड़ा है इसमें. सही है? इज दिस क्लियर या नहीं? ठीक है. ओके, यहां तो पहुंच गए. अब सवाल पढ़ते हैं कि इसने बोला क्या है. ऑन फिगर ड्रॉ एन एरो लेबल्ड ई टू शो द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. मुझे कुछ भी नहीं करना था इसके अंदर. सबसे पहले इसको भी हटा दिया. सिर्फ मुझे एक एरो ई बनाना था इलेक्ट्रिक फील्ड का. समझ गए? मैंने सारी प्रेडिक्शन कर ली मेंटली करके, इसके ऊपर ई का एरो बना दिया मैंने. सही है. नेक्स्ट स्टेप, the proton is replaced by other particles. The electric and the magnetic fields remain unchanged. Okay. State and explain the deviation if any of the following particles in the region of the fields. अब मेरे पास सबसे पहली चीज है, the proton is replaced by other particles. Okay. हमारे पास है दो क्रॉस फील्ड्स लगी हुई हैं. अग्रीड, ऐसा ही है. अब मुझे क्या करना है? मुझे इसमें अगर मैंने अदर पार्टिकल्स लगाते हैं, अभी देखते हैं. इसने मुझे बोला है, यहां पे जा रहा है सवाल, द प्रोटॉन इज रिप्लेस्ड बाय अदर पार्टिकल्स एन अल्फा पार्टिकल विद द इनिशियल वेलोसिटी v. इसने मुझे अभी बोला है कि अल्फा पार्टिकल जा रहा है. अब मुझे कोई बताओ इसमें कोई डिफ्लेक्शन होगी या नहीं होगी? पहले एक काम कर लें. एक काम करते हैं, लेट्स गो बैक टू द बेसिक्स. दो क्रॉस फील्ड्स हैं, ऐसा ही है. हमें पता है कि एक जो अफेक्ट आएगा वो मैग्नेटिक फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज आएगा, विच इज BQV. अग्रीड. और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है. यानी मेरे पास F इज इक्वल टू EQ होता है. क्या मैं इधर लिख सकता हूं EQ? लिख सकते हैं. यानी मैंने टेक्निकली किया क्या है कि मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स. यही किया है मैंने. यहां तक पहुंच गए. तो हमारे पास एक चीज तो गारंटीड है कि QQ कैंसिल आउट हो गया. यानी मेरे पास ये आ रहा है V इज इक्वल टू E ओवर B आ रहा है. ये हमने डिराइव भी किया था वेलोसिटी सिलेक्टर के अंदर, याद है? किया था हमने. तो इसके अंदर अगर मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी अनचेंज्ड है और पहला वाला पार्टिकल जो गुजर के गया था वो हमारे पास जो था वो सीधा गया था प्रोटॉन, तो मुझे पता है कि भाई E और B में डिपेंड कर रही है वेलोसिटी. तो कोई फर्क आएगा? नो चेंज. समझ गए? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? भाई इनिशियली प्रोटॉन वाज मूविंग एट अ सर्टेन वेलोसिटी इन अ स्ट्रेट लाइन, राइट? और वो E और B पे डिपेंड कर रहा था. अब मेरे पास अल्फा पार्टिकल है विद द सेम वेलोसिटी. व्हाई वुड द पाथ चेंज? इट वोंट चेंज. सही है? इज दैट क्लियर? लिख लेते हैं इसका आंसर.
ये मैंने जनरल आंसर बनाया है अल्फा पार्टिकल के लिए, एंड अल्फा पार्टिकल विल टेक द सेम पाथ एज द इनिशियल प्रोटॉन एज मास एंड चार्ज रेशियो नॉट नीडेड फॉर वेलोसिटी सिलेक्शन। आप ये वाली इक्वेशन कोट कर देना, समझ गए? अब हमारे पास ये है इलेक्ट्रॉन विद इनिशियल वेलोसिटी 2v। अब जरा एक चीज है, आई हैव रिटन एन इनिशियल आंसर ओवर हियर, बट लेट मी एक्सप्लेन इट। हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स विल डेविएट डाउनवर्ड। फॉर दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग ओवर हियर। सबसे पहली चीज है, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन इधर हमने डाला, इलेक्ट्रॉन जाएगा इस तरफ जा रहा है लेकिन 2 टाइम्स द वेलोसिटी। हमें पता है कि जो फोर्स मैग्नेटिक होगी वो हमारे पास BQV के बराबर होता है, लेकिन सिंस हमने वेलोसिटी को डबल किया तो इसका मतलब है कि फोर्स मैग्नेटिक इंक्रीजेस हुआ, यहां तक पहुंचे। और मेरे पास जो F इलेक्ट्रिक है वो दैट ओनली डिपेंड्स ऑन EQ पर डिपेंड करती है, तो हमारे पास इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं आया। तो इसका मतलब है कि FM इज एक्चुअली ग्रेटर देन FE, यहां तक भी पहुंच गए। और सीधी सी बात है कि मैग्नेटिक फोर्स इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रिक फोर्स, तो भाई मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकाल लो इलेक्ट्रॉन पर, वो आप निकालोगे वो डाउनवर्ड आ रही होगी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर आ जाते हैं। ये हमारे पास कह रहा है a small rectangular coil ABCD contains 140 turns। आप अपने पास नोट डाउन कर लो वैल्यूज, N is equal to 140, सही है? The sides AB and BC of the coil are of length 4.5 centimeter and 2.8 centimeter। ये आपके पास dimensions given है, यहां तक सब कुछ क्लियर है? ओके, the dimensions are given to us। ओके, फिर मुझे कहता है the coil is held between the poles of a large magnet so that the coil can rotate about an axis through its center। वो एक्सेस मेरे पास ये वाली है, नजर आ रही है? ओके, यहां तक भी पहुंच गए। फिर हमारे पास ये कह रहा है the magnet produces a uniform magnetic field of flux density B between the poles। okay, when the current in the coil is 170 मिली एम्पियर। ओके, करंट हमारे पास इस कॉइल के अंदर है मिली एम्पियर। द मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस्ड इज दिस। टॉर्क का मतलब होता है मोमेंट, याद है ना? ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है। फॉर द कॉइल इन द पोजीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क स्टेट वेदर द प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू और नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इधर देखते हैं। सबसे पहली चीज है, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास यूं जा रही होगी। सपोज करो कि मेरे पास डायरेक्शन मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग एक काम कर लेते हैं, मैं सिंपल इस तरह मार्क कर लिया मैंने, ये है। और कॉइल का जो प्लेन है, इस कॉइल का जो प्लेन है वो ये वाला प्लेन है। कैन यू सी दैट? अगर ये प्लेन है तो इसको हम लोग कह सकते हैं द प्लेन इज एक्चुअली पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये बात समझ में आई? समझ गए? इज दिस क्लियर? मैं इसकी एक्सप्लेनेशन आपको फेस टू फेस भी देना चाह रहा हूं। देखो, सपोज करो ये मेरे पास एक कॉइल है, सर्कल है, सही है? ये सर्कल, ये जो होता है ना, जो सरफेस होता है इसका, दैट इज द प्लेन ऑफ दैट कॉइल। इज दैट क्लियर? अगर कॉइल मेरे पास ऐसे भी है तो ये इसका प्लेन होगा। इज दैट क्लियर? अगर मेरे पास यूं रखी हुई है, फील्ड यहां से आ रही है, तो इसका मतलब है कि दिस प्लेन इज एक्चुअली पैरेलल टू द फील्ड। और अगर मैंने यूं रखा हुआ है तो इसका मतलब है परपेंडिकुलर है। समझ गए? इज दिस क्लियर? नेक्स्ट स्टेप हमारे पास यहां पे लिख सकते हैं for the coil in the position for maximum torque state whether the plane of the coil is parallel to or this। हमारे पास है parallel। agreed? next step, for the coil in the position shown in this, your target is to calculate the magnitude of the force on side AB of the coil। भाई टॉर्क हमारे पास गिवन है। टेक्निकली ये जो टॉर्क होगा ये टॉर्क ऑफ अ कपल होगा ना? तो हमारे पास टॉर्क कितना गिवन है? टॉर्क ऑफ अ कपल इज इक्वल टू 2.1 into 10⁻³
याद करो टॉर्क कैसे निकालते थे, 2.1 इंटू 10⁻³ मस्ट बी इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू वो पैरेलल फोर्सेस, ऐसे ही था। तो हमारे पास है F मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स कितना है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना आ रहा है, 2.8 सेंटीमीटर। तो इसको कर सकते हैं 2.8 डिवाइडेड बाय 100, निकाल लो फोर्स डायरेक्टली। कितना आ रहा है, 0.075 न्यूटन। समझ गए? यही फोर्स मेरे पास इधर भी लगी हुई होगी, यही फोर्स इधर भी लगी हुई होगी। क्लियर है? ये बात समझ में आ गया? याद करो एएस में आपने टॉर्क ऑफ अ कपल किया था। नेक्स्ट स्टेप, फिर मुझे कहता है द साइड बीसी ऑफ द कॉइल। अब जो साइड बीसी है, एक मिनट में सारा कचरा मिटा देते हैं। बीसी पे कोई फोर्स लगेगी? सवाल ही नहीं पैदा होता इस पे कोई फोर्स लगे। देयर इज नो फोर्स ऑन बीसी। समझ गए? इज दैट क्लियर? मैं इधर लिख रहा हूं इसका आंसर, द साइड बीसी ऑफ द कॉइल 0। समझ गए? इज दैट क्लियर? फिर ये कह रहा है यूज योर आंसर इन B1 टू शो दैट द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट इज 70 मिली टेस्ला। ओके, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, F इज इक्वल टू BIL लगा सकते हैं, साइन 90 कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। फोर्स हमारे पास कितनी आ रही थी, 0. सही है। B की वैल्यू हमें निकालनी है। करंट हमारे पास पता नहीं इस तार में कितना जा रहा था, 170 मिली एम्पियर्स। 170 मिली एम्पियर्स है। 170 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ। हमारे पास जो है, जो लेंथ इस फील्ड के अंदर आ रही है वो कितनी आ रही है, यहां से लेकर यहां तक 4.5 सेंटीमीटर। तो लिख सकते हैं इसको 4.5। एक मिनट, अभी एक और भी चीज है, इसमें n भी लगाना पड़ेगा। 4.5 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर था। अब एक और चीज है, सिर्फ एक तार नहीं है भाई, ये एक तार नहीं है, ये हमारे पास कितनी है, 140 टर्न्स है, तो 140 भी आएगा इसके अंदर। मल्टीप्लाइड बाय इसको n भी इधर करना पड़ेगा, तो 140 भी आएगा। निकालो, चेक करो b की वैल्यू आ रही है। 0.07 टेस्ला। अगर मैं इसको मिली टेस्ला में कन्वर्ट करता हूं तो 70 मिली टेस्ला हो जाएगा। सही है? इज दैट क्लियर? इट वॉज वेरी इजी टू मिस दिस। समझ गए? बेटे हो गया ना? कोई मसला? नेक्स्ट स्टेप, अब ये मुझे बोलता है स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या होता है? ईएमएफ इंड्यूस्ड लिख सकते हैं ये। सही है? सही है। लास्ट क्वेश्चन इसका, द करंट इन द कॉइल इज स्विच्ड ऑफ। ओके, इसने करंट स्विच ऑफ कर दिया। एंड द कॉइल इज पोजिशन एज शोन इन फिगर 6.1। वो हमारे पास वैसे ही लग दिया वापस से जैसे अभी है, ठीक है। फिर मुझे ये कहता है द कॉइल इज देन टर्न थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज इन द टाइम ऑफ 0.14। यानी हमने क्या किया, ये मेरे पास कॉइल है, नजर आ रहा है, ऐसे था, ये मैग्नेट है, ये इसको उठाकर हमने यूं कर दिया, 90 डिग्रीज का रोटेशन कर दिया। समझ गए? समझ गए?
इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर डेफिनेटली चेंज इन फ्लक्स तो होगा। समझ आ रही है बात? चेंज इन फ्लक्स लाजमी होगा इसके अंदर। इनफैक्ट रियलिस्टिकली मैक्सिमम जो फ्लक्स आएगा वो इस पोजीशन में आएगा, इसमें जीरो आएगा। ये चेंज इन फ्लक्स की मैं बात कर रहा हूं। तो चेंज इन फ्लक्स का मतलब है जीरो टू मैक्सिमम क्या होगा। चलते हैं, हमारे पास हो जाएगा कैलकुलेट द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। सो वंस अगेन हम लोग इधर कर सकते हैं, ईएमएफ मस्ट बी इक्वल टू एन डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी कर सकते हैं इधर। और हमें पहले तो हमें चेंज इन फ्लक्स भी निकालना होगा। सो सबसे पहली बात है कि मेरे पास जो मैक्सिमम फाई आ रहा होगा वो बी ए के बराबर होगा, क्योंकि हमें पता है एक तो जीरो है और एक की वैल्यू होगी। तो बी की वैल्यू हमारे पास कितना था, इसमें फील्ड कितनी आ रही थी, वो आ रही थी 70 मिली टेस्ला, ऐसा ही है ना, 70 मिली टेस्ला। सो 70 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय दी करंट हमारे पास, बल्कि करंट बोला एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया जो इसका आ रहा होगा वो निकाल सकते हो 4.5 मल्टीप्लाई बाय 2.8। एक मिनट, बी केयरफुल, ये वो सेंटीमीटर्स में गिवन है, इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको इसका एरिया चाहिए, इसका बेटे इसका एरिया मीटर स्क्वायर में निकालो। या यूं कर लो भाई, 4.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 2.8 डिवाइडेड बाय 100 कर लो, निकाल लो वैल्यू कितनी आ रही है, कितना आ रहा है एरिया, 1.26 इंटू -3। ओके, यहां तक पहुंच गए। और ये मैं इसको लिख रहा हूं मीटर स्क्वायर, सही है, यहां तक भी पहुंच गए। तो हमारे पास ये कहां गया है सवाल, कितना था, 1.26 -3, यहां तक पहुंच गए। ये आ जाएगा फाई की वैल्यू। फाई की वैल्यू मुझे बता दो टोटल कितनी आ रही है। इसको अभी एक मिनट रुक जाए, एक साथ ही कर लेते हैं। ये हो जाएगा 140 इंटू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज एक्चुअली इक्वल टू 70 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 1.26 इंटू 10⁻³ यहां तक पहुंच सकते हैं। और फिर मेरे पास आ रहा है चेंज इन टाइम कितना है हमारे पास, 0.14 0.0809 कर लूं, सही है। जी बेटे, सही है। डिफाइन द टेस्ला। टेस्ला इज द यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, वी ऑलरेडी नो दैट। फॉर्मूला को देखते हुए आप इसकी डेफिनेशन कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। इट इज बेसिकली द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। इज दैट क्लियर? ठीक है, अगर आप भूल भी जाओ इसकी डेफिनेशन तो एटलीस्ट आपका फॉर्मूला तो याद होगा, इस फॉर्मूला से ही कंस्ट्रक्ट कर लेना, सब जगह पे 1 डाल दो, सही है। नेक्स्ट स्टेप मुझे कहता है, ये वाला सवाल बहुत अच्छा है, अ लार्ज हॉर्सशू मैग्नेट produces a uniform magnetic field of flux density B between its poles. Okay, outside the region of the poles the flux density is 0, मतलब इसने कह दिया fringing effect नहीं है। Okay, the magnet is placed on the top and balance and stiff wire XY is situated between its poles. Stiff wire का मतलब है कि वायर बेंड नहीं होगी, वायर मूव नहीं होगी, जो मूवमेंट होगी मैग्नेट पे होगी। समझ गए? यहां तक भी पहुंच गए। फिर मुझे ये कहता है the wire XY is horizontal and normal to the magnetic field, यानी इसमें साइन का कोई मसला ही नहीं है। ओके, साइन 90 होगा हर बार। The length of the wire between the poles is 4.4 centimeter. The direct current of magnitude 2.6 amperes is passed through the wire in the direction from X to Y. Okay, हमारे पास एक करंट जा रहा है मैग्नीट्यूड से 2.6 एम्पियर थ्रू द वायर फ्रॉम एक्स टू वाई, यानी हमारे पास करंट का जो डायरेक्शन है वो इसने कोट कर दिया है, ये रहा। ओके,
फिर मुझे कहता है द रीडिंग ऑन द टॉप पेन बैलेंस इंक्रीजेस बाय 2.3 ग्राम, यानी इसका मतलब है कि इस पर फोर्स नीचे की तरफ लगी होगी तो इस पर फोर्स ऊपर की तरफ लगी होगी, ऐसा ही होगा। डज इट मेक सेंस? बिकॉज द रीडिंग इंक्रीजेस, अगर रीडिंग इंक्रीजेस हुई तो मैग्नेट पे फोर्स कहां लगी होगी? नीचे। अगर नीचे इस पे लगी है तो वायर पे कहां पे फोर्स लगी होगी? ऊपर की तरफ लगी होगी। अब इतनी इंफॉर्मेशन से क्या हम लोग इसकी पोलैरिटी भी निकाल सकते हैं पोल्स की? यस वी कैन। अब जरा इधर देखो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। मेरे पास सबसे पहले इस बार बी केयरफुल, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें निकालनी है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। तो सबसे पहली चीज है, थंब ऊपर की तरफ है, करंट इस तरफ जा रहा है, तो हमारे पास नॉर्थ और साउथ पोल आ गया। कैन यू सी दैट? ऑटोमेटिकली आ गया। सही है, ये डिफिकल्ट सवाल था। यानी ये वाला क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। इसका मतलब है कि प्रिडिक्शन के बाद दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल, ये भी हमने कर लिया। आई डोंट थिंक शायद रिक्वायर्ड हो, शायद नहीं हो, लेकिन मैंने कर लिया प्रिडिक्ट। समझ गए? इज दिस क्लियर? अब जरा इधर देखो, मुझे कहता है स्टेट एंड एक्सप्लेन द पोलैरिटी ऑफ द पोल पी ऑफ द मैग्नेट। वो हमने अभी कर दिया, ठीक है। मैं इसमें बता रहा हूं पोल पी क्या होगा हमारे पास। पोल पी जो है नॉर्थ होगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? 3 मार्क के लिए मैंने आंसर कंस्ट्रक्ट कर लिए। अब LH4 की जगह पे उधर आप पेपर के अंदर लेफ्ट हैंड रूल लिखोगे अकॉर्डिंग टू द न्यू स्पेक्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स। समझ गए? मुझे अब ये कह रहा है योर टारगेट इज टू कैलकुलेट द फ्लक्स डेंसिटी बिटवीन द पोल्स। तो F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा था, यानी B शुड बी इक्वल टू F/IL होगा। यहां तक भी पहुंच गए। अब F की जगह पर मैंने आपको बताया था कि इस तरीके का सवाल आ जाए तो B शुड बी इक्वल टू द चेंज इन वेट ओवर IL होगा। सही है। हमारे पास इंक्रीज इन वेट, आई मीन इंक्रीज इन मास कितना हुआ था? 2.3 ग्राम्स, ऐसे ही था। चेक कर लेते हैं। यस, 2.3 ग्राम है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, इधर देखो, B should be equal to 2.3 into 10 raised to power minus 3 किलोग्राम। सही है। मल्टीप्लाइड बाय 9.81 डिवाइडेड बाय करंट कितना जा रहा था इसमें? 2.6 एम्पियर। 2.6 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ कितनी इसमें इंक्लूडेड है? 4.4 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 4.4 इंटू 10 raised to power -2। सही है। निकाल लो B की वैल्यू कितनी आ रही है? 0.197। और भी कोई निकाल ले। 0.197। जरूरत नहीं है, टू सिग्निफिकेंट 3 तक जा सकते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, फिर ये कह रहा है, अब जरा इधर देखो, द डायरेक्ट करंट is now replaced by a very low frequency sinusoidal current of RMS value 2.6 ampere. Okay, your target is to calculate the variation in the reading of the top band balance. Okay, so हम लोग एक काम कर सकते हैं, peak to peak current must be equal to
2.6 मल्टीप्लाई बाय √2, RMS टू पीक में कन्वर्ट किया मैंने, यहां तक भी पहुंच गए, सही है, यहां तक तो पहुंच गए। अब जरा सुनो, यहां भी पहुंच गए, तो अब हमें एक काम ये करना है, हमें पता है कि फोर्स पहले नीचे की तरफ लगेगी और फिर फोर्स ऊपर की तरफ भी लगेगी, ये बात समझ में आ रही है? तो अब मुझे इसके अंदर F इज इक्वल टू BIL लगा सकते हैं इधर, लेकिन मुझे पता है कि फोर्स ऊपर की तरफ भी लगेगी और नीचे की तरफ भी लगेगी, तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकते हैं एक ही टाइम पे। प्लीज टेल मी दैट यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया। भाई नीचे भी लगेगी और ऊपर भी लगेगी, टोटल वेरिएशन डबल हो जाएगी, नीचे की तरफ और फिर ऊपर की तरफ, टोटल वेरिएशन डबल हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई कि अगर आपको वेरिएशन बोला जाए, ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है, कभी हमारे पास रीडिंग बढ़ेगी और कभी रीडिंग कम होगी, नेगेटिव में भी जाएगी। ये बात समझ में आ गई? तो वेरिएशन डबल हो गई, तो फिर हमारे पास ये हो जाएगी F जो होगा, मतलब टोटल वेरिएशन हमारे पास निकाल लेते हैं इन द टॉप एंड बैलेंस, वो हो जाएगा B कितना आ रहा है मेरे पास, हमने निकाला था 0.197, यही था, मल्टीप्लाइड बाय करंट हमारे पास कितना आ रहा है 2.6 इंटू √2, मल्टीप्लाइड बाय लेंथ कितनी आ रही थी यार 4.4 इंटू 10⁻⁻², और फिर ओवरऑल मल्टीप्लाई बाय 2 किया। बी केयरफुल, हमें बोल रहा है इन द रीडिंग ऑफ द टॉप एंड बैलेंस, ये हमारे पास फोर्स आ रही होगी और हमें तो रीडिंग ग्राम में चाहिए, तो पहले मैं इसको डिवाइडेड बाय किससे करूंगा, 9.81 से करेंगे तो केजी में आंसर आ जाएगा। मुझे एक और भी चीज करनी पड़ेगी, 9.81 से भी डिवाइड किया है और ये भी करना पड़ेगा आपको, समझ गए? इज दैट क्लियर? मेजर जो की पॉइंट था वो ये वाला पॉइंट था, 6.5 into 10⁻⁶। नहीं ना, मुझे ग्राम में बताओ ना आंसर, ये आ रही है? नहीं ना, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पास जब करंट बढ़ा तो मेरे पास रीडिंग तो कुछ आएगी, ज्यादा आएगी, कोई गलती हुई है इधर, कोई गलती हुई है। 2 से इसलिए किया है क्योंकि डबल द वेरिएशन होगी ना। देयर इज अ प्रॉब्लम समवेयर इन दिस पार्ट। मैंने डायरेक्ट कराने की कोशिश की, इसमें ही कोई मुझे लग रहा है कोई मिस्टेक हुई है, क्योंकि मुझे पता है कि भाई जरा सुनो, पहले जब करंट कम था तो मेरे पास वेरिएशन आ रही थी 2.3, राइट? पहले आप एक काम करो कि पहले हाँ, एक मैंने ये गलती की है, ये मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई बाय 1000 होगा इधर, ये मिस्टेक थी। 6.5 अब सही आ रहा है, मिस्टेक यहां पे हुई थी, मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 1000 क्यों कर रहे हैं भाई? हमें केजी से ग्राम में जाना है तो मल्टीप्लाई होगा, सही है? इज दिस क्लियर? समझ गए कि अगर वेरिएशन बोले ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, डिसमिस्ड।